नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जुडिशरी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ गया है। राजस्थान नोटिफिकेशन 2025 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 44 वैकेंसीज नोटिफाइड हो गई हैं। डेट अभी डेट ऑफ एग्जाम नोटिफाइड नहीं है। लास्ट डेट आपकी है 30 या 31 मार्च है फॉर्म भरने की। तो जितनी जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिएगा टाइम से अपने। और ये समझ लीजिए कि आपके लिए गोल्डन अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर इसको बोलते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं वाली तरीके से आप लगिए इसमें और पूरे जोश के साथ लग जाइए। एक बार भी मन में मत ये सोचिए कि मेरा नहीं होगा। आप ही का होगा और सिर्फ आपका होगा। ऐसे सोचिए, आपका नहीं होगा तो कोई आपसे ज्यादा लायक नहीं है। इस स्पिरिट के साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन की वो आपसे शेयर कर लेता हूं। उसमें देखिए वो क्या इन्फॉर्मेशन है। कुल टोटल वैकेंसी है आपकी 44। ऑनलाइन आपको इसमें एप्लीकेशन भरी जाएगी। इसमें एक बार 1/3/2025 से आपको ये आवेदन करने की सीमा ये 1/3/2025 से लेकर के 30/3/2025 तक आपकी ये टाइम है। तो 30 मार्च लास्ट डेट होगी और 1 मार्च से आप फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और जो मेन बात है आपकी 17 जो है आउट ऑफ 44 17 जनरल कैटेगरी की हैं और बाकी सब रिजर्व है अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, फिर रिजर्वेशन तो है ही है सबका। फिर एज एग्जाम्पशंस हैं वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। जो काम की बात है कि no candidate shall be eligible for recruitment to the services unless he holds a degree of the Bachelor of Laws of University and recognize this। तो कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इसमें एलएलबी की डिग्री मिनिमम एलिजिबिलिटी हुई आपकी। पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ये लाइन में ढूंढ रहा था तो ये लाइन अभी भी है, पहले भी ऐसे होता था राजस्थान जुडिशरी में। इवन दी फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। बस ये भी अच्छा हो गया आपके लिए। एज का बताया तो आपको मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम हो गई आपकी 40 ईयर्स। तो अब अपना देख लीजिएगा कौन सी एज ब्रैकेट में आप आ रहे हैं। अपर एज मेंशन शैल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST OBC। ओ माय गॉड, तो भाई 40 ईयर तो जनरल के लिए है प्लस 5 ईयर्स का एग्जम्पशन है। यानी कि अगर आप 45 ईयर्स तक की भी अगर आपकी एज है कैटेगरी में तब आप इसमें अपियर हो सकते हो। इससे अच्छा अवसर कहां मिलेगा आपको। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये सारी चीज मेन बता रहा हूँ आपको मैं, जो चाहिए आपको। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, वही सेम पैटर्न, इसमें कुछ खास बात है नहीं। टू क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जाम द कैंडिडेट ऑफ टू क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जाम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। To qualify for mains exam, the candidate of SC ST persons of disability shall have to secure minimum 40% marks in the prelims. Okay, to qualify for mains exam, the candidates of all other categories उनको 45। सो SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हो गए 40% और 45% हो गए अदर कैटेगरीज के लिए। हालांकि ये मीनिंगलेस है क्योंकि कट ऑफ ही काफी ऊपर जाती है, कट ऑफ 70% तक जाती है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया ये। और इसके बाद जो आपको जानना चाहिए आपका फिर सिलेबस वही होगा, प्रीलिम्स में वही सिलेबस होगा जो कि लॉ का सिलेबस मेंस के लिए मेंशन्ड है। इट मींस प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस दोनों का हो गया है कॉमन। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी 100 इन विच नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी 100। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स से ही आपके 100 ही क्वेश्चन होंगे इसमें आपके। और उसमें भी 70% वेटेज लॉ का है और 30% वेटेज होगा हिंदी एंड इंग्लिश। तो 70 मार्क्स लॉ और 30 मार्क्स में आपकी हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश को आप इस वाले एग्जाम में इग्नोर नहीं कर सकते, इससे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। हिंदी का सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, इंग्लिश का भी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। लॉ पेपर में क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार जरा अच्छे तरीके से। लॉ में CPC हो गया, CPC कॉन्स्टी हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। तो 1 2 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 4, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 5। मैं इसको एक ही काउंट करूंगा। तो ध्यान रखना उन्होंने दोनों मेंशन किया है इसमें, BSA भी मेंशन किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी मेंशन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, वो डरने की जरूरत नहीं है, केवल नंबरिंग को आपको रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। तो इफ दे हैव मेंशन्ड इन दी तो या तो ये ओब्लिक करके देते, आई डोंट नो कि क्यों दे रहे हैं इस तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अब आपको BSA के सेक्शंस भी आने चाहिए और इंडियन एविडेंस एक्ट के भी रेलेवेंट सेक्शंस दोनों के ही रटे होने चाहिए। इंडियन एविडेंस में रेजिस्टे कहां पर है और BSA में सिर्फ कॉन्सेप्ट
कहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए ये हो गया। फिर आ गया लिमिटेशन, 5वां नंबर पर लिमिटेशन। 6 नंबर पर 6 नंबर पर स्पेसिफिक रिलीफ SRA, 7 पर TPA, 8 नंबर पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 9 पर, अब 9 नंबर पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। फिर 10 नंबर पर हिंदू लॉज में क्या क्या हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट दोनों हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया 3, और आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, चारों एक्ट हो गए। 11वें नंबर पर ले लीजिए राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट RCF हो गया। 12 नंबर पर राजस्थान लैंड रिवेन्यू हो गया आपका, और उसके बाद में हो गया फिर 13 नंबर पर पार्टनरशिप एक्ट हो गया। 14 पर सेल ऑफ गुड्स सोगा हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है, कुछ छोड़ा नहीं है ना लोगों ने। रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ। 16 हो गया आपका मोहम्मदन लॉ, और फिर जजमेंट राइटिंग भी ले लीजिए साहब, कमाल ही हो गया बिल्कुल। और उसके बाद में लॉ पेपर सेकंड में क्या क्या आ जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा, ये हो गया। 17 के बाद में 18 पर आ गया आपका BNSS / CRPC। 19 में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ ही चुका है, पहले हम कर चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS या IPC। 20 JJ एक्ट, 21 NIA एक्ट, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। और फिर आपका आ गया 22 बुक, घबराना मत, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। और फिर आ गया प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर, 22 में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। 23 हो गया आपका पोक्सो। 24 सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन। 25 हो गया आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट। और 26 IT एक्ट। और फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 27, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग। तो ये भगवान के आशीर्वाद से आपको 27 एक्ट्स को करना है। इसमें भी जो तीनों एक्ट हैं IPC CRPC एविडेंस, ये डबल में भी मान के चल सकते हैं आप ये। तो ये आपको करना है। लेकिन देखिए सिलेबस देख करके मत घबराइए, विधि ज्योतिषन एकेडमी के ऐप पर जाइए, वहां पर आपको सभी बुक्स आपको बहुत ही इसमें मिल जाएंगी। जिसको जितनी स्पीड से करना है अपनी उसी स्पीड से इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे उसमें, देखिए पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, और अपने आप को मतलब सिलेबस देख के घबराना नहीं है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, और रिपीटेडली रिवीजन करना है बस आपको। कहीं पर भी आपको ऐसा जरूरत पड़ती है कि आपको मदद चाहिए विधि ज्योतिषन एकेडमी से, में आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट एज वेल। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लग जाइए, बहुत बहुत अच्छा चांस है। आप ये भी मत सोचिए कि आपने अभी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है, ऐसा ही मत सोचिए। आप ऐसा ही मत सोचिए वैकेंसीज बहुत कम है, ये भी आपको नहीं सोचना चाहिए। दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करना, मार्क माई वर्ड्स। शर्त यह है कि आपको वो तरीका पता होना चाहिए, वो ट्रिक पता होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ये उसी तरीके से समझ लीजिए। मैं बार बार एक ही बात के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने के लिए लेने गए थे संजीवनी बूटी, लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए लेकर के आए पूरा पहाड़। तो जो काम बहुत आसान हो सकता था उतना आसान हो सकता था, जैसे कि लिफ्टिंग हर्ब, एक बूटी को उठाना जितना आसान काम था वो उतना मुश्किल हो गया जितना कि पहाड़ को उठाना। उसी प्रकार से जुडिशरी के एग्जाम का भी अपना एक पैटर्न है, अपना पढ़ने का तरीका है, तैयारी करने का तरीका है। जिसने वो समझ लिया उसके लिए इतना ही आसान हो सकता है, और जिसने वो नहीं समझा उसके लिए उतना ही एग्जाम मुश्किल भी हो सकता है। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।